डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड ये सब ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि अब ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कैंसर्स आर ऑन द राइज़। तो इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से डेफ़िनिटली हियरिंग लॉस आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई सेफ प्रैक्टिसेस हैं या ऐसे कोई मेथड्स हैं जिससे हम अपना हीयरिंग बचा भी सकें एंड सिंस वो टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ कर सकें? तो इतना नॉइज़ हमारी लाइफ़ में नहीं था। विद द एडवेंट ऑफ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स आजकल डिफरेंट किस्म के हियरिंग एड्स, हेडफ़ोन्स, हियरिंग पार्ट्स अवेलेबल हैं। पीपल नो दैट दीज़ डिवाइसेज़ शुड बी यूज्ड बट उनको ये नहीं पता कि इन डिवाइसेज़ का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इज़ अ वेरी अपकमिंग काइंड ऑफ हियरिंग लॉस और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस तरीके की हियरिंग लॉस के बारे में जानकारी नहीं है। जब वो बाइक या साइकिल ड्राइव कर रहे हैं और तब यूज़ कर रहे हैं एंड दे कांट हियर कि वहाँ को किसी से हॉर्न मार रहा है। एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन होता है अपार्ट फ्रॉम हियरिंग लॉस। इस हियरिंग लॉस के सिम्पटम्स एग्जैक्टली क्या रहते हैं? एक बच्चे को या बड़े को, एडल्ट को, यंग को ये मालूम पड़े कि उसको एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस हो रहा है। अगर एक 9 महीने का बच्चा आवाज़ें नहीं निकाल रहा है या अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, ऐसे बच्चों को हियरिंग लॉस हो सकता है। 60 साल के बाद में we see a lot of people who have hearing loss which is called as the presbycusis or the ARHL। तो ऐसे लोग डेफिनेटली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। आई एम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा और आज मैं हूँ डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा जी के साथ एक पॉडकास्ट में जिसपे हम ये बात करेंगे कि हियरिंग लॉस क्यों एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्यों ये इंडिया में आज की डेट में काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ रही है और आज की डेट में इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास किस किस टाइप के मेथड्स हैं और क्या इसके लिए हम फ्यूचर में कर सकते हैं। सो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर बाजवा के साथ। सो डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन ईएनटी। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज की डेट में क्या हियरिंग लॉस एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है, यंग में भी, बच्चों में भी और बड़ों में भी? हाय डेफिनेटली हियरिंग लॉस जो है आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं उसके पीछे कुछ वजहें हैं। वन इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इंक्रीज्ड, द लाइफ स्पैन हैज़ इंक्रीज्ड। वी हैव मोर पीपल जो कि 60 70 80 ईयर्स इवन बियॉन्ड दैट 90 साल की एज में भी आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। सेकेंडली जो हमारी डायग्नोसिस है आजकल हॉस्पिटल्स की वजह से एंड जनरल क्योंकि लोगों को जानकारी आजकल मिलती है, लोग जागरूक ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस जो है पहले के मुकाबले अब ज़्यादा पकड़ में आता है। तीसरा है हमारी लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल एसोसिएटेड इलनेसेस भी बढ़ गई हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड ये सब ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि अब ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कैंसर्स आर ऑन द राइज़, तो उसके रिलेटेड जो हमारी कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं, स्ट्रेस लोगों की लाइफ में बहुत बढ़ गया है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेफिनेटली हियरिंग लॉस आजकल ज़्यादा दिखाई देता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द यूज़ ऑफ ईयरफोन्स, हेडफोन्स। आजकल नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस काफ़ी बढ़ गया है और जानने वाली बात ये है कि ये बच्चों को भी अफेक्ट करता है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से डेफिनेटली हियरिंग लॉस आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं। सही में आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि आजकल हम हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है। सो आज की अगर हम डेट देखें तो ऑलमोस्ट हर एक के पास ईयरफ़ोन्स, ईयरबड्स हैं। शायद कुछ दे आर नाउ मच चीपर देन व्हाट दे यूज्ड टू बी। उससे हमारा यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो क्या ऐसी कोई सेफ़ प्रैक्टिसेस हैं या ऐसे कोई मेथड्स हैं जिससे हम अपना हियरिंग बचा भी सकें एंड सिंस वो टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ कर सकें? डेफिनेटली अगर हम 20 साल पहले की बात भी करें तो इतना नॉइज़ हमारी लाइफ में नहीं था। विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स आजकल डिफरेंट किस्म के हियरिंग एड्स, हेडफोन्स, हियरिंग पार्ट्स अवेलेबल हैं एंड किसी के पास और कुछ हो ना हो एक मोबाइल फ़ोन और एक ईयरफोन ज़रूर होगा है। आप अगर सड़क पे भी जाएंगे आपको दिखेगा कि लोग ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, चल के भी जा रहे हैं, तो उनके कान में डेफिनेटली आपको ईयरफोन्स दिखाई देंगे एंड पीपल नो दैट दीज डिवाइसेस शुड बी यूज्ड बट उनको ये नहीं पता कि इन डिवाइसेस का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू यूज़ ईयरफोन्स और हेडफोन्स। मेरे हिसाब से तो आपको ईयरफोन्स और हेडफोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर टू बाय गुड क्वालिटी हेडफोन्स इफ पॉसिबल। सेकेंडली, मार्केट में नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स अवेलेबल हैं, वो आप खरीद सकते हैं। थर्डली, अगर आपका यूसेज हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि आपको यूज़ करना ही है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जैसे कि कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वॉल्यूम जो है वो 60% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 60% तक ही वॉल्यूम बढ़ाइए, एंड इफ पॉसिबल एवरी आवर यू शुड टेक अ ब्रेक। मैक्सिमम आपका जो नॉइज एक्सपोजर है जितना कम से कम रखिए, उतना चांसेस हैं कि आपके कान जो हैं सुरक्षित रहेंगे। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इज़ अ वेरी अपकमिंग काइंड ऑफ हियरिंग लॉस, और ये अब बहुत कॉमन होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस तरीके के हियरिंग लॉस के बारे में जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बल्कि मैं 2 चीज़ें बताऊँगा कि आजकल इनफैक्ट जितने भी फ़ोन्स हैं, अगर आप ईयरफ़ोन्स या हेडफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करें, उसमें एक ऑलरेडी वार्निंग आता है कि भई यू आर एक्सीडिंग द अलार्म। आई थिंक वो लोगों को डेफ़िनेटली उसको सीरियसली थोड़ा लेना चाहिए। और नंबर 2, जब वो बाइक या साइकिल ड्राइव कर रहे हैं और तब यूज़ कर रहे हैं एंड दे कांट हियर कि वहाँ कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है, एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम हियरिंग लॉस। अगर आप ये यस, यूज़ कर आई रहे हैं ऑन द आई रोड। एग्री ऑल्सो। जब आपने बोला कि कोई हॉर्न मारता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। या आजकल हॉन्किंग की वजह से ट्रैफिक में जब लोग अपने गाड़ियों के हॉर्न्स बजाते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। डेफिनेटली दैट इज़ अनदर थिंग दैट शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड। जितना कम आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, उतना कम आसपास के लोगों को उससे दिक्कत होगी। वॉट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जो नॉइज़ कैंसलिंग हियरिंग डिवाइसेस हैं, को आपकी हियरिंग के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन आप किस एनवायरनमेंट में इनको यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई नॉइज़ कैंसलिंग हियरिंग बड्स लगाकर आप सड़क पे जा रहे हो, डेफिनेटली आपको सराउंडिंग आवाज़ें नहीं समझ में आएंगी। ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सिनेरियोज में नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स, हेड डिवाइसेस जो हैं आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे कुछ आप मैकेनिकल चीज़ों के साथ काम करते हैं, तो नॉइज़ कैंसलिंग हियरिंग डिवाइसेस आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ वो हियरिंग के लिए अच्छे हैं, बट फॉर योर जनरल वेल-बीइंग दे कैन बी डेंजरस। राइट मैम, आपने हियरिंग लॉस पे काफ़ी काम किया है, कई साल आपने इस पे काम किया, अभी आप कॉक्लियर इम्प्लांट्स के ऊपर भी आप काफ़ी काम कर रही हैं। आपने इंडस्ट्री की भी बात की। सो इंडस्ट्रियल नॉइज़ पॉल्यूशन एक बड़ा ही कॉमन इशू है, वो भी डेवलपिंग या डेवलप्ड हमारे कंट्रीज़ में भी। इवन यहाँ पर दिल्ली में, गुड़गाँव में, अक्रॉस एनसीआर देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे नॉइज़ बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या वहाँ पे कुछ हम स्मॉल टिप्स अपने जो हम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हम बता सकते हैं कि हाउ टू यू नो कीप आवर ईयर सेफ जहाँ बहुत नॉइज़ी में हमें काम करना पड़ रहा है, कुछ बफर्स या समथिंग लाइक दैट? सो यूजुअली जिस भी इंडस्ट्री में ज़्यादा नॉइज़ है, दे हैव नॉर्म्स, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, गाइडलाइंस दैट दे हैव टू फॉलो। दे हैव टू प्रोवाइड देयर एम्प्लॉइज़ विद सर्टेन हेड गियर्स टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस। ईयर मार्क्स, ईयर प्लग्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना डेसिबल ऑफ या कितनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड में आप रहते हैं, उस हिसाब से हियरिंग प्रिजर्विंग या ईयर मार्क्स या ऐसे गैजेट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने का प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है, विच हैज़ टू बी फॉलोड। एंड डेफिनेटली पीपल हु आर वर्किंग विद सच इंडस्ट्रीज, इनको ईयरफोन्स या ईयरपॉड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राइट। आपने जब हियरिंग लॉस की मैम हमने इतनी बात की, इस हियरिंग लॉस के सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या रहते हैं कि कैसे एक बच्चे को या बड़े को, एडल्ट को, यंग को ये मालूम पड़े कि उसको एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस हो रहा है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों में बहुत मुश्किल है, बच्चे आमतौर से नहीं बता पाते हैं कि उनको हियरिंग लॉस हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। एवरी चाइल्ड हु इज़ बॉर्न शुड अंडरगो द हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। हालांकि ये हमारी कंट्री में 100% ऑफ द बच्चा में नहीं हो रहा है, बट एक यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को हियरिंग लॉस है कि नहीं है, एक बेसिक लेवल का हियरिंग टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। बड़े बच्चे एंड अडल्ट्स ऑब्वियसली हियरिंग लॉस के बारे में बता सकते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस, जब आपकी सुनाई की नस कमज़ोर होती है, उसकी शुरुआत में एक सिम्टम आता है जिसको बोलते हैं टिनाइटिस या टिनिटिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके कान में एक शोर की आवाज़ आ सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे कान में सीटी बज रही है या घंटी बज रही है। ऐसी आवाज़ें तभी आना शुरू होती है जब आपकी हियरिंग की नर्व
डाउन होना शुरू होती है। टिनाइटिस हियरिंग लॉस का फर्स्ट सिम्टम है और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा एज हियरिंग लॉस प्रोग्रेसेस बाकी फीचर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को वन ऑन वन बात करने में दिक्कत नहीं आती है, बट जब वो एक मीटिंग में होते हैं या रेस्टोरेंट में होते हैं या मंदिर में होते हैं जहाँ पे बहुत शोर है, ऐसी जगहों पे लोग बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो जो आपकी स्पीच की क्लैरिटी है या फिर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आपको आवाज़ आ रही है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है ये समझ में आता है, बट क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। सो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पटम व्हिच पीपल प्रेजेंट विद जिनको हियरिंग लॉस होता है। व्हाट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग इज़ दैट समटाइम्स यूनिलैटरल हियरिंग लॉस, माने एक कान से अगर आपको नहीं सुन रहा है, जिसको हम यूनिलैटरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, काफ़ी बारी ऐसा हियरिंग लॉस इग्नोर हो जाता है क्योंकि आप दूसरे कान से सुन पा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। सो सच पीपल यूजुअली आर नॉट डायग्नोज्ड टाइमली क्योंकि वो एक कान से जो है दे आर एबल टू फंक्शन। इसके अलावा एज हियरिंग लॉस प्रोग्रेसेस ऑब्वियसली आपको डे टू डे कन्वर्सेशन में दिक्कत आएगी, टीवी नहीं सुनाई देगा, लोग आपसे वन टू वन बात क्या कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत आएगी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हियरिंग लॉस के बारे में आप बता सकते हैं। इसी पॉइंट पे वन मोर थिंग इज़, अगर कोई बच्चा अपने स्पीच के माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल 3 महीने का बच्चा डायरेक्शन ऑफ साउंड की तरफ, द चाइल्ड शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड। अगर पेरेंट्स ने बच्चे को बुलाया है तो बच्चा थोड़ा स्माइल करेगा। बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स दे आर एबल टू टर्न देयर हेड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड कि कहाँ से आवाज़ आई है उस डायरेक्शन में अपना सर हिला सकते हैं। बच्चों में स्टार्टल रिफ्लेक्स तो एट बर्थ ही होता है कि अगर लाउड साउंड होगा तो एकदम से बच्चा स्टार्टल करेगा, हैरान हो जाएगा। अगर बच्चे ये सब आपको रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा रहे हैं एट द एज ऑफ 3 to 6 मंथ्स, देयर इज़ अ चांस दैट द चाइल्ड हैज़ हियरिंग लॉस। 9 महीने के बच्चे में कुछ वोकलाइजेशन शुरू हो जाएगी, बच्चा कुछ आवाज़ें निकालेगा, हल्का हल्का बा मामा पापा पा ऐसी आवाज़ें निकालने की कोशिश करेगा। अगर एक 9 महीने का बच्चा आवाज़ें नहीं निकाल रहा है या अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, ऐसे बच्चों को हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो घर पे पेरेंट्स देख सकते हैं कि अगर स्टार्टर रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है कि एकदम से बच्चा लाउड साउंड्स पे हैरान नहीं हो रहा है, दूसरा 3 to 6 मंथ्स की एज तक वो साउंड की डायरेक्शन की तरफ टर्न नहीं कर पा रहा है, 9 मंथ्स की उम्र तक बच्चा सिंपल अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रहा है, कुछ शोर कुछ आवाज़ें नहीं निकाल रहा है, तो चांसेस हैं कि इस बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। मैम आपने स्क्रीनिंग की बात की, तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिसमें हमें स्क्रीन करना ही करना है या ऐसा है कि सबको ही करना है? देखिए आइडियली तो हर बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए व्हिच इज़ कॉल्ड एज अ ऑटो अकाउस्टिक इमिशन OEE टेस्ट हर नवजात शिशु का होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हर बच्चे का OAE पॉसिबल नहीं होता। तो किन बच्चों का हियरिंग टेस्ट डेफिनेटली होना चाहिए? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हियरिंग लॉस की, बच्चे की इमीडिएट सिबलिंग्स में बड़े भाई बहन में हियरिंग लॉस है, या फिर बच्चों के जो पेरेंट्स के इमीडिएट सिबलिंग्स में किसी को हियरिंग लॉस है, उन बच्चों का हियरिंग टेस्ट होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क रही है, फॉर एनी रीज़न मदर को बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी है या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इमरजेंसी कोई आई है, कोई इमरजेंसी सिजेरियन हुआ है, बर्थ के बाद बच्चा इमीडिएटली नहीं रोया है, बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, किसी भी कारण बच्चे को ICU में रहना पड़ा है, प्री टर्म बच्चा है, लो बर्थ वेट बेबी है, बच्चे को कोई और कंजेनाइटल कोई और जन्मजात प्रॉब्लम साथ में है, ये बच्चे हाई रिस्क होते हैं। ऐसे बच्चों का हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट 100% होना चाहिए। ओके मैम, हमने टेस्टिंग की बात की, स्क्रीनिंग की बात की, सिम्टम्स की बात की। अब हम कुछ बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर। बच्चों में आपने काफ़ी काम किया है ऑन कॉक्लियर इम्प्लांट। सो कॉक्लियर इम्प्लांट एग्जैक्टली क्या चीज़ है और वो कैसे काम करता है? देखिए कॉक्लियर इम्प्लांट्स एक तरीके के हियरिंग डिवाइसेस हैं, हियरिंग असिस्टेंट डिवाइसेस हैं जो कि सर्जिकली कान के अंदर लगाए जाते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट में एक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक एरे रहता है जो डायरेक्टली हमारी हियरिंग की नर्व को स्टिमुलेट करता है। नॉट एवरी चाइल्ड हु हैज़ हियरिंग लॉस इज़ एलिजिबल फॉर अ कॉक्लियर इम्प्लांट। देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस कि किन बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट है, किन बच्चों को आप हियरिंग एड दे सकते हैं। So there are strict guidelines that we follow that which child requires a cochlear implant and which child can be managed with a hearing aid.
ऐसे कुछ में पॉइंट आप बता सकते हैं कि जहाँ पे हमें कॉक्लियर इम्प्लांट मैंडेटरली बच्चे में यूज़ करने ही करने हैं? देखिए, मोटा-मोटा कॉक्लियर इम्प्लांटेशन करने के लिए 70 टू 80 डेसिबल्स ऑफ हियरिंग लॉस इज़ द क्राइटेरिया। अगर 70 से 80 डेसिबल का हियरिंग लॉस है, तब आप कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में काउंसल कर सकते हैं फैमिली को। सेकेंडली, अगर बच्चा हैज़ अ मॉडरेट लेवल ऑफ हियरिंग लॉस, सबसे पहले हम हमेशा हियरिंग एड्स लगाते हैं। कोई बच्चा जिसको हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं हो रहा है, स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो रही है, स्पीच क्लैरिटी नहीं आ रही है, स्लोपिंग हियरिंग लॉस है, ऐसे बच्चों को आगे जाके कॉक्लियर इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। एट द सेम टाइम इवन एडल्ट्स, ऐसा नहीं है कि कॉक्लियर इम्प्लांट्स के कैंडिडेट्स या इंडिकेशन सिर्फ बच्चों में है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स कैन ऑल्सो बी डन फॉर एडल्ट्स, समबडी हु हैज़ अ प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस। एडल्ट्स के केस में जिन्होंने लाइफ में इनिशियल कुछ ईयर्स तक देवर हियरिंग नॉर्मली, फिर उनको हियरिंग एड की रिक्वायरमेंट पड़ी, लेकिन हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिव रहा है कि हियरिंग एड से भी काम करना बंद कर दिया है, ऐसे लोग भी कॉक्लियर इम्प्लांट करवा सकते हैं। एडल्ट्स में हियरिंग लॉस के क्या कारण होते हैं मुख्य, उसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एडल्ट्स में प्रेस्बाइक्यूसिस या फिर एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जो है हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है। 60 साल के बाद में वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव हियरिंग लॉस व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रेस्बाइक्यूसिस और द ARHL। इसके ऊपर अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको किडनी का इशू है या आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो भी आप हाई टेंडेंसी पे हैं या हाई रिस्क पे हैं हियरिंग लॉस के लिए। कैंसर, एज वी ऑल नो इन आवर कंट्री, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो समटाइम्स कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट कीमोथेरेपी लोगों को हियरिंग लॉस हो जाता है। Tuberculosis is extremely rampant in our country. Sometimes after the treatment of tuberculosis also, because certain drugs, HV drugs can also cause hearing loss. तो ऐसे लोग डेफिनेटली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, अगर आपको ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, बिकॉज यू वर्किंग इन अ फैक्ट्री या आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा है, वो भी हियरिंग लॉस कर सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी रिलेटेड इश्यूज, दीज आर अ फ्यू ऑफ द मोर कॉमन रीजन जो हम एडल्ट्स में देखते हैं विथ हियरिंग लॉस। सो मैम, हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट के अलावा क्या एडल्ट्स में पर्टिकुलरली कुछ और भी तरीके हो जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं हियरिंग लॉस को? डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि हियरिंग लॉस दो तरीके का होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी नस कमज़ोर है। दूसरा होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब है कि आपके कान के पर्दे या आपके कान की हियरिंग की बोन्स में इशू है। नॉट नेसेसरली कि हर इंसान जिसको हियरिंग लॉस है उनको हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट भी चाहिए। देयर आर सर्जरीज, अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो टिम्पैनोप्लास्टी करके आपकी हियरिंग इंप्रूव करी जा सकती है। अगर आपके कान की बोन्स में इशू है तो ऑस्टिक्युलोप्लास्टी करके वी कैन ट्राई टू गिव यू बेटर हियरिंग। देर आर अदर डिवाइसेज अवेलेबल, लाइक बोन कंडक्शन हियरिंग डिवाइसेस की होते हैं, जिन लोगों में किसी कारण कान की सर्जरी फेल हो गई है या इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ गुड सर्जरी हियरिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों में बोन कंडक्शन डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हियरिंग एड्स एंड कॉक्लियर इम्प्लांट्स आर नॉट द ओनली सोल्यूशन, they are the solutions for somebody who has a nerve kind of a hearing loss, जिसमें इनर ईयर की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर आप पे मिडल ईयर या एक्सटर्नल ईयर की इन्वॉल्वमेंट है, तो आप सर्जरी से, इवन दवाइयों से या फिर बोन कंडक्शन डिवाइसेस से भी उनकी हियरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं।